नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के अध्याय को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्व में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ संभावित प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा ताकि आगामी परीक्षा में इस अध्याय से बनने वाले प्रश्न इसके बाहर न जा पाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो याद रखिएगा, मानव समाज मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, जब भी अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है तो वो मानव सामाजिक व्यवस्था भी उसी प्रकार से बदलती है। यदि आप वैश्विक दृष्टिकोण में इसको देखें तो आप इसमें रूस और चीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे समाजवादी दृष्टिकोण को बदलकर अब पूंजीवादी दृष्टिकोण को अपनाने लगे हैं ये देश। इसके पीछे जो मुख्य रीजन है वो है अर्थव्यवस्था में विस्तार। साथ ही साथ ये अब अपने भौगोलिक क्षेत्र को भी विस्तार देने के लिए किस प्रकार की आक्रामक नीति को अपना रहे हैं। यदि आप भारत के भी संदर्भ में देखेंगे तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार एक बड़ा रूप लेता जा रहा है वैसे वैसे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आप देख रहे हैं। जैसे ग्रामीण जीवन से एक नगरीय जीवन की ओर बदलाव, साथ ही साथ संयुक्त फैमिली से एकल फैमिली की तरफ, ये भी एक सांस्कृतिक बदलाव है। धर्म में, विज्ञान के क्षेत्र में भी आप व्यापक बदलाव देख रहे हैं। यानी इन सभी एग्जाम्पलों से ये साबित होता है कि अर्थव्यवस्था में चेंज होगा तो सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप भी बदलेगी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के से संबद्ध था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध था। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी, हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से। अब ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला पुरातात्विक प्रमाण है वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा, यदि आप कालानुक्रम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है ये मिस्र और मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता है इसके समकालीन थी। क्लियर है। देखिए, एक प्रश्न यहां बनता है, पूछा जाता है आपसे कि इस हड़प्पा सभ्यता को किसने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम दिया था। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने दिया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प बी। देखिए, पूर्व की क्लास में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर स्पष्ट किया था। संक्षिप्त में मैं आपको उसको रिकॉल करा दे रहा हूं। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यदि हम प्रागैतिहासिक काल के एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आप पाषाण काल ले सकते हैं। इसीलिए इस काल को निरक्षर समाज का काल कहा जाता था। यदि हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की तो आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का तो ज्ञान था लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो जो सैंधव सभ्यता है ये इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इसके साथ साथ आप ताम्र सभ्यता को भी ले सकते हैं जिसके अंतर्गत आहाड़ और जारवे संस्कृति आती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो याद रखिएगा, यहां पूछा जा रहा है आपसे कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां विकल्प ए सही हो जाएगा, नगरी सभ्यता। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगरी व्यवस्था थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी इसकी विशेषता क्या है, ये ग्रामीण व्यवस्था थी। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी किस कारण के आधार पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व माना। इसमें पहला दिया है लिपि, दूसरा दिया है नगर नियोजन। अन्य विकल्प को देखते हैं। सी विकल्प में लिखा है तांबा और डी विकल्प में है मृदभांड। देखिए, मृदभांड के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। अब देखिए, दोनों के मृदभांड में अंतर क्या है, इस आधार पर आप इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो मृदभांड थे वो कैसे थे, तो याद रखिएगा इस समय के मृदभांड लाल रंग के थे और इस पे काले रंग की आकृतियों से चित्रित किया गया था। यानी काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। वहीं आर्यों के समय के मृदभांड की बात की जाए तो ये धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड होते हैं जो बाद के हैं। ठीक है, इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो मृदभांड है इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व मानी जाती है। क्लियर। और आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो इसकी नगर नियोजन व्यवस्था है। और याद रखिएगा, इन्हें लिपि ज्ञान भी था जो आर्यों से ये अधिक विकसित दर्शाती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न है। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता को
वैदिक सभ्यता से अंतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर विकल्प ए में लिखा है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके पास चित्रित लेखी लिपि थी। ये भी बात सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखी लिपि थी। इसको आप कहते हैं कि इसके पास भाव चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ लिपि की बात हुई है तो एक बात और याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ये सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर है? कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जहां पर ये बाएं से दाईं ओर लिखी मिली है, लेकिन ज्यादातर सामान्यतः ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सी विकल्प में कह रहा है कि इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यह भी बात सही है। लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, बल्कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यानी ये चारों ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है। याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी सही हो जाएगा। पुरातात्विक खुदाई के अलावा यहाँ पर लिपि का तो ज्ञान था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए वो इसके जानकारी का स्रोत नहीं हो पाया। इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत में इसका उदय किस क्षेत्र से हुआ था, तो याद रखिएगा ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आरंभ हुआ। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो देखिए, पिछले प्रश्न में भी ये पूछा गया था। आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। जो पुरातात्विक संबंधी खुदाई है ये सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालती है। यहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ और तथ्य भी सम्मिलित कराते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका आकार कैसा है, तो याद रखिएगा ये त्रिभुजाकार है। यदि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थल को पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सुतका गेंडोर। ये जो सुतका गेंडोर है ये बलूचिस्तान में है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। इन तथ्यों को भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिए, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुए इसमें जो वस्तुएं पाई गई उसमें ऐसी कौन सी मूल स्रोत है जिससे वहां की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपका सही जवाब होगा मोहरें। यानी यहां पर विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं इन मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों और उनके विश्वासों को जाना गया। याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थल की खुदाई हुई उसमें 3000 से भी अधिक मोहरें प्राप्त हुई, जिससे इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और ये इसका महत्वपूर्ण साधन है, यानी मूल साधन है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, एक तरफ यहां पर विद्वानों का नाम है और दूसरी तरफ उनका मत है। सबसे पहला नाम लिखा है एम रफीक मुगल का। कहा जा रहा है कि इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। देखिए, यहां पर प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए आंसर हो जाएगा। ये जोड़ा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एम रफीक मुगल थे इनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो विकास है वो रावी नदी के तट पे हुआ है, यानी ये स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते थे। वहीं अगर आप बी विकल्प को देखें, EJ H मैके का नाम लिखा है। इनका मानना था कि जो सुमेर से लोगों का पलायन है उसके कारण हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। ये बिल्कुल सही मैच है। मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, उससे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। ये भी सही मैच है। और विकल्प डी में जो अमलानंद घोष का नाम लिखा है इनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो यहां पर डी भी बिल्कुल सही मैच है, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले बात होगी EJ H मैके की। इनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है वो सुमेर, जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के हिस्सा है, यहां से लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत को मानने वाले एक इतिहासविद हैं जिनका नाम है DH गार्डन और मार्टिमर व्हीलर। इनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। क्लियर है? वहीं हम अगर बात करें अमलानंद घोष की, तो अमलानंद घोष का यह मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता का परिणाम है। जो अभी आपने विकल्प ए में रफीक मुगल का नाम सुना है, रफीक मुगल के साथ साथ स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस
जॉर्ज एफ डेल्स, इन सभी विद्वानों का मत था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वो रावी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है, ये इनका मानना था। इन नामों को भी आप याद रखेंगे रफीक मुगल के साथ साथ। देखिए जो स्टुअर्ट पिगट का नाम यहां पर दिया गया है, इनके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो याद रखिएगा स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में सूची को सुमेलित करना है। ए विकल्प में लिखा है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें हस्तिनापुर की, तो हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कि बीबी लाल ने की थी, जो यहां पर अभी विकल्प में नहीं है, वो चौथे ऑप्शन में होगा। तो यहां पर आप बी को चौथे के साथ सुमेलित कर लेंगे। तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी, सी को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला है डी विकल्प, आप देखिए डी विकल्प में लिखा है कौशांबी। कौशांबी की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा एनजी मजूमदार ने की थी, जो कि यहां पर पहले विकल्प में लिखा हुआ था एनजी मजूमदार, देखिए, इसलिए आप डी को पहले के साथ सुमेलित कर लेंगे। तो आपका सही कूट क्या बनेगा? आपका सही कूट बन रहा है 3 4 2 1। क्लियर है? अब यहां पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात हुई है, जरा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कुछ जानकारी देख लीजिए। याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि मजदूरों के मकानों का जो अवशेष है ये कहां से प्राप्त हुआ? तो आपका जवाब होगा हड़प्पा से। याद रखिएगा जो हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं, एक है पूर्वी टीला, जिस टीले को नगर टीला भी कहा जाता है, यानी पूर्वी टीले को नगर टीला, और जो पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग टीला कहा जाता है। क्लियर है? ये जो दुर्ग टीला है, इस टीले को व्हीलर ने, जो अभी आपने ऊपर नाम देखा था मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने कहा कि ये माउंट एबी है। ठीक है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा जाता था, उसको व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। यदि हम हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष की और बात करें तो यहां पर एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो कि उर्वरता देवी को दर्शाता है, वो भी हड़प्पा से ही मिला है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा यहां से पीतल का बना हुआ इक्का मिला है। ईंट के वृत्ताकार चबूतरे भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, और गेहूं और जौ के भी दाने हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इन सभी बातों को आप कम से कम हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 11 के ये सही सुमिलित हैं। अगला है प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो प्राचीनतम साक्ष्य अगर बात की जाए चांदी की, तो इस विकल्प में आप यहाँ पर ए विकल्प के साथ जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, जो यहाँ के लोग थे, उनको चांदी के बारे में जानकारी थी, इसलिए आप ए विकल्प को यहाँ पर सही करेंगे। यदि ये पूछा जाए कि यहाँ के लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे, तो याद रखिएगा राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से हड़प्पा वासी चांदी प्राप्त करते थे। यहाँ पर आप ए विकल्प इसीलिए सही हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन हैं, इन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन है, अभी आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर किसका प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग होता था। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि हम इसकी डिटेल व्याख्या को देखें तो आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले इसके प्रारंभिक समय में जो यहाँ के चाक थे वो पैर से चलाए जाते थे। बाद में इसमें जब विकास हुआ तो हाथ से चलाए जाने वाले चाकों का प्रयोग होने लगा। याद रखिएगा यदि हम डिजाइन के आधार पर देखें तो इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे थे चित्रित मृदभांड। क्लियर है? और मृदभांडों को बनाने के लिए जो मिट्टी प्रयोग होती थी उसमें रेत का मिश्रण कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेते थे। और जो मृदभांड थे इनके ऊपरी हिस्से को लाल रंग से रंगा जाता था। अभी आपने पूर्व में जब आर्य के समय के मृदभांड और हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड का अंतर देखा था, तब भी आपने देखा था कि लाल रंग के मृदभांड थे और काले रंग के चित्रित उस पर चित्रकारी की जाती थी काले रंग से। देखिए यहाँ पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। यह प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के पुरास्थलों से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं, और मोहरों से प्राप्त चित्र के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, और वो भी मातृ देवी की प्रतिमा। इसके साथ ही साथ पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है। तो इन सभी आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा सभ्यता में था।
प्रश्न संख्या 15 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था। तो आपका सही जवाब यहां क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, गाय का। याद रखिएगा, ये जो गाय है इसका जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें हैं उन पर कोई भी निरूपण नहीं था। यदि हम बात करें हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा का, तो इनका अंकन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जो गाय है इसका महत्व वैदिक काल में हुआ। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं था। यहां पर देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा सोहगौरा। ये जो सोहगौरा है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। ये कहां पर है, सोहगौरा एक स्थल है जो कि गोरखपुर में है और यहां से मौर्य काल के संबंध में आपको जानकारी मिलती है। यहां प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यदि हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो सोहगौरा है ये गोरखपुर में है और राप्ती नदी के किनारे है और यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र के अभिलेख मिले हैं। कहां से, सोहगौरा से। यदि हम विकल्प में अन्य नामों की बात करें तो चनहुदड़ो और कोट दीजी, ये दोनों स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में है। और याद रखिएगा, ये जो देसलपुर है ये देसलपुर गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17, यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल है और वहां की पुरातात्विक खोज से इसको सुमेलित करना है। लोथल नाम दिया गया है। लोथल से क्या मिले हैं, तो याद रखिएगा जो बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर एक को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। आपको पता है कि जहाजों को रखने वाला जो यार्ड है उसके तौर पे आप गोदीवाड़ा को देखते हैं। यहां पर एक को दूसरे के साथ। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा से आपको क्या मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, इसलिए आप बी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला देखिए, सी ऑप्शन दिया है धौलावीरा। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहां से, धौलावीरा से, इसलिए आप सी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। बनावली की बात करें तो यहां से पक्की मिट्टी के बने हुए हल की आकृति मिली है, यानी यहां पर आप डी को तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, 2, 1, 4, 3 और यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम इन स्थलों की बात करें तो याद रखिएगा ये जो लोथल है ये खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी ये गुजरात राज्य में है। क्लियर है। और कई बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद के पास। यदि हम बात करें कालीबंगा की, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। कौन, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा के संदर्भ में आप कई बार गंगानगर राजस्थान भी देखे होंगे। याद रखिएगा पूर्व में जो हनुमानगढ़ जिला है ये गंगानगर में ही आता था। ठीक है, और अब नया जिला हनुमानगढ़ बन गया है उस क्षेत्र में, तो इसलिए अब उसको कहा जाता है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। क्लियर है। यदि गंगानगर राजस्थान भी दिया रहे तब भी आप उसको सही मानेंगे। यदि हम बात करें धौलावीरा की तो ये गुजरात राज्य में है धौलावीरा, और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं, अभी आपने देखा। बनावली की बात करें तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए। अगला है प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि एक जुते हुए खेत की खोज कहां से हुई है। तो देखिए सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जरा कालीबंगा को और डिटेल में देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ या गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थल था। सबसे पहले ये जानिए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यदि हम यहां से पाए जाने वाले साक्ष्यों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप आने के जो साक्ष्य हैं वो किस स्थल से हैं। तो याद रखिएगा कालीबंगा से। दूसरी बात याद रखिएगा ये जो कालीबंगा है यहाँ का जो टीला है ये पूर्वी और पश्चिमी में बटा हुआ था, और ये जो पूर्वी और पश्चिमी टीला है ये अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ की भवनों की जो ईंटें हैं वो कच्ची ईंटें हैं। क्लियर है। पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नालियों में, कुओं में या स्नानागार में हुए। याद रखिएगा ये कालीबंगा की विशेषता है। और कालीबंगा के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कहाँ की नालियों का निर्माण लकड़ी से हुआ है। तो याद रखिएगा कई जगह पर कालीबंगा में ऐसे प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा कालीबंगा में 7 अग्नि कुंड भी मिले हैं। इतनी बातें आप कालीबंगा के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 20, यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम हड़प्पा की बात करें
तो हड़प्पा में यहाँ पर समाधान R37 से संबंधित है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें जो आवास थे, उस आवास के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे क्या नाम दिया गया है? समाधान R37, यानी हड़प्पा का संबंध से संबंधित है ये समाधान R37, यानी ए को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो समाधि H नाम है वो भी हड़प्पा से ही संबंधित है, यानी समाधान R37 और H ये दोनों आप हड़प्पा से संबंधित करेंगे। अभी आपने देखा कि लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य हैं, यानी आप बी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। यदि हम कालीबंगा की बात करें तो यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अभी आपने देखा। सी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। डी को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे और आपका सही क्रम क्या बनेगा? 1 2 4 3 का। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, 1 2 4 3। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में भी आपको सूची को सुमेलित करना है। यहां पर पूछा जा रहा है कि ये स्थल किस नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, यानी यहां पर आप ए को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और देखिए कई बार यह भी पूछा गया है कि रावी नदी के किस तरफ, तो याद रखिएगा रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा था। यदि हम हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, यानी आप बी को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम बात करें नागार्जुन कोंडा की तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, यानी यहां पर आप सी को चौथे के साथ। और पैठन की बात करें तो पैठन गोदावरी नदी से संबंधित है, यानी आप यहां पर डी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो 2 3 4 1 का बनेगा और यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, यहां पर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी जिन पर वो अवस्थित है उनसे आपको सुमेलित करना है। देखिए ये जो हड़प्पा है, अभी हमने आपको बताया कि रावी नदी के बाएं तट पर है, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम कालीबंगा की बात करें तो मैंने अभी आपको कालीबंगा को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर है? तो यानी आप यहां पर बी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि हम लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये भी हमने अभी आपको बताया है, तो सी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, यानी आप डी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे और आपका जो सही कूट बनेगा वो 3 2 1 4 का बनेगा। देखिए यहां पर मैं जरा घग्गर नदी से संबंधित एक तथ्य और सम्मिलित करना चाहता हूं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं, तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। क्लियर है? और एक बात और, रोपड़ के संदर्भ में भी आप याद रखेंगे कि रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर था। ठीक है? अगला देखिए, यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो अभी आपने पढ़ा कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो महान स्नानागार है, यदि आप इसकी लंबाई को देखें उत्तर से दक्षिण की ओर तो ये 55 मीटर थी। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर तो ये कितनी थी? 33 मीटर थी। याद रखेंगे। यदि हम मोहनजोदड़ो के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें सम्मिलित करें तो याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंध भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। क्लियर है? और यहां से विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। और जॉन मार्शल कहते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था। याद रखिएगा ये जो स्नानागार है इसके मध्य में स्नान कुंड भी मिला है। यहां से जो सड़कें हैं वो भी काफी प्रचलित हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की सड़कों को राजपथ कहा जाता था। यहां से पुरोहितों का विद्यालय भी मिला है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जिस प्रकार हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है उसी प्रकार मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। क्लियर है? यहां से बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति भी मिला है। याद रखिएगा मानव अस्थिपंजर के साथ बकरी का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये जो मोहनजोदड़ो है इसका पश्चिम में स्थित जो दुर्ग टीला है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो अभिलेख सर्वाधिक मिले हैं वो है मोहरें, और यहां से एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें भी मिली हैं। याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो की भवन को अगर आप देखेंगे तो ये पक्की ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो से 6 भट्ठे के भी साक्ष्य मिले हैं। सीपी से बनी हुई पटरी भी मिली है। एक बात और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सूती कपड़ा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो भी मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
जो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो अभी आपने पढ़ा भी था वो भी मोहनजोदड़ो से। पुजारी यानी योगी की मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ जो शिव की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इन सभी तथ्यों को आप मोहनजोदड़ो से संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। सेम प्रश्न रिपीट है, विशाल स्नानागार कहां से मिले? तो आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? अगला देखिए सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर देखिए विकल्प ए में लिखा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अभी मैंने जब कालीबंगा को एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ के भवन तो कच्ची ईंटों के बने थे लेकिन यहाँ की नालियां पक्की ईंटों की बनी थी। और कुछ ऐसी भी नालियों के साक्ष्य मिले हैं जो कि लकड़ी से बने थे। यानी आप इस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी विकल्प में लिखा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। यहां पर आप एग्जाम्पल लोथल और बालाकोट का ले सकते हैं। लोथल और बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले। सी विकल्प में लिखा है कि मातृ देवी की उपासना। आपको पता है कि मातृ देवी की मृड मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुई है, यानी सी विकल्प भी सही है। डी विकल्प में लिखा है कि लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है। उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो पहला दिया है अपने नगर नियोजन के कारण। बिल्कुल सही है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसकी नगर नियोजन प्रणाली। दूसरे में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी बात सही है, ये दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो आपको पता है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है। रोपड़ का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। चौथे में कह रहा है कि अपने उद्योग के लिए। अभी मैंने आपको लोथल और बालाकोट का नाम बताया, यानी यहाँ पर जितने भी कथन हैं वो सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर आपको पता है कि मेरठ में स्थित है, यानी ये उत्तर प्रदेश में है। और आपको पता है कि ये सबसे पूर्वी स्थल भी है, यानी यहाँ पर ये बिल्कुल सही सुमेलित है। लोथल गुजरात में है, ये भी आपको पता है। कालीबंगा हरियाणा में है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है। हनुमानगढ़ लिखा है या गंगानगर। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में। रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में है। आपको पता है कि ये सतलज नदी के बाएं तट पर है। यदि हम उत्खननकर्ता के दृष्टिकोण से देख लें तो आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा ने। और अगर पूछा जाए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे। लोथल की खोज किसने की थी? एसआर राव ने की थी। और रोपड़ की खोज किसने की थी? वाईडी शर्मा के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ प्रश्न संख्या 28 में सी विकल्प सही है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, याद रखेंगे सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहां देखिए पहला दिया है कालीबंगा। अभी आपने पढ़ा कि कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में है, यानी 1 और 2 को आप कैंसिल करेंगे तो यहां पर आपका सीधा सीधा विकल्प डी सही हो जाएगा। आलमगीरपुर और हुलास ये स्थल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 29 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। अगर हम बात करें हुलास की तो ये हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। ये जो हुलास सहारनपुर में है यहां से कुछ महत्वपूर्ण सामग्री मिली है, जैसे यहाँ के मृदभांड और यहाँ से मक्के भी मिले हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो प्लेट है यानी बर्तन है उन पर त्रिभुज, मोर और गिलहरी की आकृति भी मिली है। क्लियर है? याद रखिएगा यदि आपसे उत्तर प्रदेश से संबंधित और स्थल पूछे जाए तो उनमें आप सनौली का भी नाम याद रखेंगे जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में है। यदि आपसे पूछा जाए कि मांडी कहां पर है तो याद रखिएगा ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। यानी यहां पर आपने 4 स्थल देखे, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, हुलास सहारनपुर में, सनौली बागपत में और मुजफ्फरनगर में मांडी स्थल है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? पहला दिया गया है आलमगीरपुर, तो आप ये जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। बनावली की बात करें तो बनावली आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और राखीगढ़ी आप सभी को पता है कि जो राखीगढ़ी ये हरियाणा में न कि राजस्थान में। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। यदि हम बात करें राखीगढ़ी की तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा खोज 1969 में सूरज भान के द्वारा की गई थी।
यदि हम खोज की बात कर रहे हैं तो जरा आलमगीरपुर की खोज के भी बारे में चर्चा हो जाए तो याद रखिएगा इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यदि हम बनावली की बात करें तो RS बिष्ट के द्वारा। क्लियर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में हड़प्पाई स्थलों को उनकी स्थिति के अनुसार सुमेलित करना है। यह पहला दिया गया है मांडा। याद रखिएगा अगर मांडी लिखा रहे तब आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, यदि मांडा लिखा रहे तब आप इसको जम्मू कश्मीर से सुमेलित करेंगे, यानी ए को आप तीसरे के साथ। यदि बात की जाए दैमाबाद की तो दैमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है, यानी बी को आप चौथे के साथ। कालीबंगा की बात की जाए तो अभी आपने जाना कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ या राजस्थान के गंगानगर लिखा रहे तो आप उससे सुमेलित कर देंगे, यानी आप यहां पर कालीबंगा को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे राजस्थान। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी अभी आपने पढ़ा कि हरियाणा के हिसार में है, यानी आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे डी को, और इस प्रकार कूट बना 3 4 1 2 का। ठीक है, देखिए यहां पर दैमाबाद की चर्चा हुई है तो जरा दैमाबाद को भी समझ लीजिए। ये जो दैमाबाद है ये मालवा व जारवे संस्कृति से संबंधित है, महाराष्ट्र में है। यहां पर रथ चलाते हुए मनुष्य और सांड और गैंडे की आकृति मिली है। याद रखिएगा दैमाबाद से मोहरें, तस्तरी और प्याला भी यहां से मिला हुआ है। क्लियर है, और दैमाबाद कहां पर है तो ये महाराष्ट्र में है। यदि पूछा जाए कि किस जिले में तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। और किस नदी के तट पर है दैमाबाद तो याद रखिएगा प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। क्लियर है, और याद रखिएगा ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है, जो कि मैंने अभी पूर्व में आपको बताया भी है। यहां पर देखिए इस प्रकार सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पूछा जा रहा है कि ये जो हड़प्पा स्थल है ये किस राज्य से संबंधित है। पहला नाम दिया गया है बालू का, तो याद रखिएगा ये जो बालू हड़प्पा स्थल है ये हरियाणा से संबंधित है। यहां पर आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि बात करें मांडा की तो अभी आपने पढ़ा कि मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, इसलिए बी को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि बात करें पाडरी की तो पाडरी कहां पर है, गुजरात में है, यानी आप इसको किससे सुमेलित कर देंगे, चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। क्लियर है, अगर हम बात करें हुलास की तो हुलास कहां पर है, अभी आपने पढ़ा है कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आप डी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। और जो आपका सही कूट बनेगा वो क्या बनेगा, 3 2 4 1 का। क्लियर है, देखिए यहां पर गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के संदर्भ में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल कहां से खोजे गए, तो आपका जवाब होगा गुजरात से। क्लियर है, तो 3 2 4 1 का कूट है और ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। क्लियर है, यहां पर पहला ऑप्शन देखिए हड़प्पा का लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी में है, यानी आप यहां पर पहले को तो क्रॉस कर देंगे। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना में है, यानी आप यहां पर दूसरे को सही करेंगे। चनहुदड़ो भी सिंध प्रांत में है, यानी तीसरा भी सही होगा। सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात राज्य में है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा, यानी यहां पर आपका दूसरा और तीसरा अर्थात यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बात और यहां पर देखिए चनहुदड़ो की बात हुई है तो मोहनजोदड़ो तो आपने देख लिया, अब जरा चनहुदड़ो को भी देख लीजिए। ये सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त यहां से प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी सैंधव संस्कृति के साथ साथ प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। आप जानते हैं कि प्राक हड़प्पा संस्कृति का मतलब झूकर झांगर संस्कृति, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि झूकर झांगर का संबंध किससे है तो आपका जवाब होगा चनहुदड़ो से। क्लियर है, अगर पूछा जाए कि मनका बनाने का कारखाना तब भी आपका जवाब होगा चनहुदड़ो से। और याद रखिएगा अलंकृत हाथी और खिलौने ये भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए जो पदचिन्ह मिले हैं वो कहां से मिले हैं, तो वो भी चनहुदड़ो से ही मिले हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि लिपस्टिक कहां से मिली है सौंदर्य से संबंधित, तो याद रखिएगा चनहुदड़ो से। और एक बात और जानिएगा कि चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। क्लियर है, याद रखिएगा चनहुदड़ो में दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, ये भी बात आप याद रखेंगे। इतनी बातें अगर आप चनहुदड़ो के बारे में याद रखेंगे तो एनफ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तो अभी चर्चा हुई है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कि चनहुदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन है ये किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा J.H. मैके ने। क्या नाम है, J.H. मैके, जिन्होंने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया है। यहां पर याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है कौन, चनहुदड़ो। और याद रखिएगा इसके अगर सर्वप्रथम उत्खननकर्ता की बात की जाए किसके, चनहुदड़ो के, तो ये 1931 में NG मजूमदार ने किया और उसके बाद 1935-36 में मैके ने किया। तो ये यहां पर आप दोनों नाम याद रखेंगे। कई ऐसे स्थल हैं जहां पर
दो व्यक्तियों ने क्रमशः उत्खनन में पार्टिसिपेट किया है, तो आप यहाँ पर दोनों नाम याद रखेंगे। कई बार पहले उत्खननकर्ता के नाम न देकर दूसरे का दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चंद का सबसे पहले 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा, उसके बाद 1935-36 में मैके के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आप सीधे सीधे टिक कर देंगे, कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी में। यहां पर आप बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर अभी इसकी चर्चा हो भी चुकी है कि ये आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी में, अब वर्तमान जो मांटगोमरी है ये कहां पर है? साहिवाल। ठीक है, तो इस साहिवाल जिला अगर लिखा रहे तब भी आप हड़प्पा को से संबंधित करेंगे। और रावी नदी के किस तट पर? बाएं तट पर। कालीबंगा की बात हुई कि ये हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में। लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 37 पूछा जा रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो रंगपुर कहां पर है? तो याद रखिएगा, रंगपुर सौराष्ट्र में, यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। रंगपुर कहां पर है? सौराष्ट्र में है। याद रखिएगा, ये जो रंगपुर है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जो रंगपुर है यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, यानी रंगपुर से तीनों जगह प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाई स्थल के भी साक्ष्य मिले हैं। और मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि चंद हुदड़ों से सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। यदि हम रंगपुर की बात करें तो याद रखिएगा, रंगपुर के वनस्पति अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहां से चावल, बाजरा और ज्वार के साक्ष्य मिले। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, ये कहां से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा पंजाब से, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है ये किससे संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। और पंजाब राज्य में किस जिले में? तो लुधियाना जिले के गोबिंदगढ़ के पास स्थित है। याद रखिएगा, दधेरी स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड संबंधित है, यानी ये आर्यों के आगमन काल से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 39 पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए, यहां पर हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल आपने पढ़ा है गुजरात में। यहां पर आपका सीधे सीधे सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। लोथल अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के तट पर है, तो ये भी आपने कई बार पढ़ा है। अगला पूछ रहा है कि ये जो हड़प्पाई नगर लोथल है ये किस नदी पर स्थित है? तो अभी आपने कई बार ये पढ़ा कि ये भोगवा नदी पर है। यहां पर सी विकल्प आपका प्रश्न संख्या 40 का सही हो जाएगा। अगला देखिए, 41वां प्रश्न पूछा जा रहा है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो लोथल है ये बंदरगाह के लिए काफी फेमस है, हड़प्पाई बंदरगाह के लिए। और यहां से अभी आपने पढ़ा भी था कि गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले। क्लियर है? अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहां पर? तो अभी आपने कई बार इसको देखा कि ये कहां पर है? गुजरात राज्य में। देखिए, लोथल की कई बार चर्चा हो गई है, तो आइए जरा लोथल को यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि लोथल से संबंधित प्रश्न को कवर किया जाए। याद रखिएगा, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो लोथल है यहां से फारस की मोहरें प्राप्त हुई। आपने पढ़ा कि यहां से जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड जिसको आप जानते हैं, यानी कि गोदीवाड़ी के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए। याद रखिएगा, यहां पर गढ़ी और नगर दोनों के जो है ये रक्षा प्राचीर से घिरे थे, यानी गढ़ी और नगर ये दोनों जो है रक्षा प्राचीर से घिरे थे। एक बात और याद रखिएगा, लोथल से धान के साक्ष्य मिले और धान के साथ साथ बाजरे के भी साक्ष्य लोथल से मिले। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। यदि घोड़े की लघु मृण मूर्ति पूछी जाए तो ये भी लोथल से प्राप्त हुई है। 3 युगल समाधियां, ये भी लोथल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथी के दांत का पैमाना, ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इतनी बातें आप लोथल से संबंध में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 पूछ रहा है कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? तो सीधा आंसर आप कर देंगे लोथल, अभी आपने पढ़ा। अगला पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल बंदरगाह है? तो बी विकल्प सही हो जाएगा, लोथल। देखिए कितना प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। यहां पर बनावली के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। याद रखेंगे, बनावली में जो सड़कें हैं ये नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यदि पूछा जाए कि बनावली किस नदी के तट पर है तो याद रखिएगा रंगोई या सरस्वती नदी दिया हो तो आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहां पर देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अन्य स्थलों को अभी आपने देखा है कि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सभी कहां से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 46 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो विकल्प है उसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, राखीगढ़ी हड़प्पा का बृहद स्थल है। यानी प्रश्न संख्या 46 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि राखीगढ़ी कहां पर है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला जो कि पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। याद रखेंगे आप। अगला देखिए, यहां पर राखीगढ़ी के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि जो मिट्टी के रथ के नमूने हैं वो भी राखीगढ़ी से प्राप्त हुए। और अन्य स्थल को आप जानते हैं कि राखीगढ़ी हरियाणा के अतिरिक्त धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। अगला है प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसती थी वो कौन कौन सी है? तो यहां पर आप देखिए, सिंधु नदी के तट पर थी, बिल्कुल सही है। चेनाब नदी, अभी आप जानते हैं कि मांडा जो स्थल जम्मू कश्मीर है वो चेनाब नदी में ही है। झेलम ये भी है। गंगा नदी यहां पर नहीं है, यानी यहां पर 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 48 का विकल्प आपका बी आंसर हो जाएगा, सिंधु, चेनाब और झेलम, ये सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो यहां पर देखिए, सिंधु घाटी के लोग, पहला दिया है आत्मा और ब्रह्म में। अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कई स्थल हैं जहां पर लोगों के शव के साथ उनसे संबंधित कुछ सामग्री भी रखी गई है। इसका मतलब है कि लोग आत्मा में विश्वास करते थे। कर्मकांड की भी बात देखिए, यदि यज्ञ की बात करें तो आपने देखा कि लोथल से मिली है, ठीक है। इसके साथ साथ कालीबंगा से भी मिले हैं। मातृशक्ति की बात करें तो मातृशक्ति में आपने देखा कि मातृ मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। यानी इस ऑप्शन में कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन अगर इसमें आपको सबसे क्लोज जाना है तो आप यहां पर डी विकल्प के साथ जा सकते हैं। यह प्रश्न वैसे विवादित हो गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। यानी पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से मिले हैं जिस पर योगी की आकृति बनी हुई थी। याद रखिएगा, यहां से मोहनजोदड़ो से पुरोहित की भी आकृति के अवशेष मिले हैं। और यदि पूछा जाए कि इन मोहरों पे कौन से पशु थे, तो याद रखिएगा व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, इनकी आकृति अंकित थी। ये भी प्रश्न पूछे गए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल। यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो जॉन मार्शल थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और इनके निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो याद रखेंगे ये नाम। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो बताइए। तो यहां पर अभी चर्चा हुई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, यह बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, लिखा है लोथल, तो लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने, यह भी बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने, यह भी बिल्कुल सही है। धौलावीरा की बात करें तो याद रखिएगा, धौलावीरा के संदर्भ में आपको पता है आर.एस. बिष्ट का नाम आता है। याद रखेंगे, धौलावीरा और बनावली, इन दोनों की खोजकर्ता में आर.एस. बिष्ट का नाम आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो जेपी जोशी हैं इनका पूरा नाम जगतपति जोशी है। तो ये भी अगर लिखा रहे तो आप सुरकोटदा से सुमेलित करेंगे। यहां पर सुरकोटदा की बात हुई है तो यहां पर जरा देखते हैं कि कौन कौन से तथ्य इससे सम्मिलित हैं। याद रखिएगा, ये जो सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सुरकोटदा है ये 2 दुर्गों में ये विभक्त था, एक था गढ़ी और दूसरा था आवास क्षेत्र। याद रखिएगा, सुरकोटदा से कब्रिस्तान से कलश के समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? सुरकोटदा से। और सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्लियर है? यानी इस प्रकार यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए. कनिंघम। क्लियर है? यानी ए. कनिंघम ने जो ये ऐतिहासिक स्थल हैं इनकी खोज की थी, लेकिन हड़प्पा की टीलों के वो महत्व को समझ नहीं पाए थे। क्या नाम है? ए. कनिंघम। यहां पर देखिए, विकल्प सी में मार्टिमर व्हीलर का नाम दिया है। आपने इनके बारे में तथ्य देखा था। एक बात और याद रखिएगा, हड़प्पा का विध्वंस
आर्य आक्रमण से हुआ था, ऐसा मानना था किसका? मार्टिमर व्हीलर का। ये तथ्य भी आप सम्मिलित कर लेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए कनिंघम ने हड़प्पा टीलों के महत्व को समझा नहीं था। अगला है प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए आर डी बनर्जी, ये नाम अभी आपने देखा। इसके साथ ही साथ के एन दीक्षित और एम एस वत्स, ये भी इससे संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर बी ए स्मिथ, इनका संबंध इन दोनों स्थलों के उत्खनन से नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो आपको पता है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1926 में अगर देखें तो माधो स्वरूप वत्स, जिनका नाम यहाँ पर क्या लिखा था? एम एस वत्स, उनका पूरा नाम क्या है? माधो स्वरूप वत्स। इनका भी संबंध हड़प्पा के सर्वेक्षण से है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का 1922 में जो सर्वप्रथम यहाँ पर खोज की थी वो की थी राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, यानी आर डी बनर्जी का जो नाम लिखा हुआ था। इसके अतिरिक्त के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि लोग भी इस सभ्यता के महत्वपूर्ण खोज में योगदान किए। यदि हम बात करें बी ए स्मिथ की, तो इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है। ये क्या है? ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? देखिए, घरों में कुएं के अवशेष तो लगभग सभी स्थलों में मिले, ऐसा प्रमाण मिलता है। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाता कि लगभग सभी घरों में कुएं के अवशेष कहां से मिले, तब आप कालीबंगा के साथ जाते। क्लियर है? यानी अगर आपको यहां पर जाना ही है विकल्प के साथ, तब आप यहां पर बी विकल्प के साथ जाएंगे, नहीं तो यह प्रश्न डिस्प्यूटेड हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक जो है वो कहां पर है? कालीबंगा। अगला है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो नगर संस्कृति है वो हड़प्पा सभ्यता में आई, यानी हड़प्पा सभ्यता यहां पर सबसे पहले आप चौथे को रखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोहे के संबंध में जानकारी है वो कब प्राप्त हुई थी, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी आप तीसरे को दूसरे नंबर पे रखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं ये किसके समय में, तो ये 6ठी शताब्दी के समय में आए थे, यानी आप ये तीसरे नंबर पे रखेंगे दूसरे को। और जो सोने के सिक्के हैं, आपको पता है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे, इसलिए आप अंत में 1 को रखेंगे और आपका सही जो कूट बनेगा वो 4 3 2 1 का बनेगा। आइए आंसर को देखते हैं। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि हम इसकी व्याख्या को देखें तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा स्थल का जो नगर योजना है वो सबसे प्राचीन और विख्यात है। याद रखिएगा, यदि हम बात करें लोहे के ज्ञान की, तो लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ था 1000 ईस्वी में। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस के कालीन माना जाता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यदि बात की जाए आहत सिक्कों की, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मैंने चर्चा की थी। और यदि पूछा जाए कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में, तो ये कुषाणों के काल में जारी किए गए थे। ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो यानी सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, तांबे का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से मिला था, तो आप सभी को पता है कि लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला था। यहां पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अभी लोथल के बारे में जब चर्चा हुई थी तो इसकी चर्चा की गई थी, और लोथल कहां पर है? गुजरात में। अगला है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं किया गया था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में इसकी जानकारी हुई थी, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग इस लोहे की जानकारी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों पर स्थित है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, बनावली। आपको पता है कि बनावली कहां पर है? हरियाणा में है, और ये घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के स्थल पर, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन करिए। पहला दिया गया कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, यानी ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि हम दूसरे विकल्प को देखें तो लिखा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी अभी आपने कई एक्सप्लेनेशन में इसको देखा है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर लिखा है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के प्रयोग का पता नहीं था, ये यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर चर्चा हुई है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया।
क्लियर है? यानी यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो अभी मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो का एक्सप्लेन करते हुए कि सैंधो सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखी हैं, इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड प्रणाली। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां भी मिलने के साथ हैं, जिन्हें बड़ी ईंटों या पत्थरों के टुकड़े के द्वारा ढका भी गया था। यहां से सोने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं। और एक बात याद रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता की बात हुई है, तांबे में टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 63 पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ऐसा कथन कहा जा रहा है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। क्लियर? कारण में बताया जा रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, अब देखिए यहां पर जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कारण में जो बात लिखी गई वो बिल्कुल सही है। यानी यहां पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसा यहां पर आंसर होगा। यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी दोनों इंडिविजुअल सही हैं कि मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है ये अब विलुप्त हो गए हैं, इनको खुदाई हुई तो ये प्राप्त हुए थे। ठीक, लेकिन किस कारण से विलुप्त हुए, अगर ये लिखा होता तब इसकी सही व्याख्या होती। यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना में है, और अगर बात की जाए हड़प्पा की तो ये पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी या जो अब नया नाम है साहिवाल, इस जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? और रावी नदी के बाएं पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं पर है। ठीक है? और इसके उत्खननकर्ता आप जानते हैं हड़प्पा के दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कह रहा है कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, धौलावीरा से। देखिए यहां पर शैलकृत जलकुंड मिले हैं। ठीक है? कहां से? धौलावीरा से, इसलिए 64 के यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, यदि भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी स्थल की बात की जाए, देखिए भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल अभी आपने राखीगढ़ी को पढ़ रखा है, और अभी आपने पूर्व में पूरे जो हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख बड़े स्थल थे वो भी देखा, और उसमें अगर टोटल की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लेकिन वो भारत में नहीं है। अगर भारत में सबसे बड़े स्थल की बात की जाए तो राखीगढ़ी है, और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? धौलावीरा। याद रखेंगे, ये गुजरात के कच्छ के रण में है। और मैंने अभी आपको बताया कि धौलावीरा से शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ की बहुत प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, पूछा जा रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो अभी बात हुई है कि ये कहां पर है? गुजरात के कच्छ के रण में है, यानी यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा हड़प्पाई स्थल का जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त था। तो देखिए ये भी धौलावीरा से संबंधित है। ये धौलावीरा से संबंधित ऐसा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है कि ये 3 नगर जो है 3 भागों में विभक्त था। देखिए धौलावीरा से संबंध में कई सारे पहलू आ चुके हैं, जैसे धौलावीरा में जो शैलकृत अग्निकुंड आपने देखा, धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त था, ये भी देखा। तो आइए धौलावीरा से संबंधित कुछ और तथ्य देखें। देखिए एक तथ्य और आप पढ़ चुके हैं कि जो हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, वो भी धौलावीरा से मिला है। एक मैचिंग में आपने इसको देख लिया है। याद रखिएगा, ये जो धौलावीरा नगर है ये आयताकार बना था, ये भी बात आप याद रखेंगे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। एक बात और याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी पहली खगोलीय पर्यवेक्षण जो साला है वो कहां से प्राप्त हुई थी? धौलावीरा से। ठीक है? एक बात और याद रखिएगा, जल प्रबंधन में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर नाम आपको लेना हो तो वो आप धौलावीरा का लेंगे। क्लियर है? इतनी बातें आप धौलावीरा के संदर्भ में जरूर याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 67 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में विभक्त था। तो आपने अभी देखा धौलावीरा, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया। तो देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता के समय का जल प्रबंधन की व्यवस्था देखी जाए तो वो धौलावीरा में सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर आप ए विकल्प को सही करेंगे। देखिए डी विकल्प में यहाँ पर रोपड़ का प्रयोग हुआ है। देखिए रोपड़ स्थल ही यहाँ पर छूटा है, बाकी का जिक्र हो चुका है। यहाँ पर देखिए रोपड़ जो है यहाँ से क्या क्या मिला है जरा इसको देखिए। रोपड़ का अगर आधुनिक नाम देखा जाए तो अब रूपनगर हो गया है। ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं, चर्ट के बटखरे मिले हैं। याद रखिएगा तांबे के वाणाग्र भी रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि रोपड़ से मनुष्य के साथ साथ कुल्हाड़ी और पालतू कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहां से। तो सीधा सीधा आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, धौलावीरा, जो आपने कई बार देखा है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, प्रश्न संख्या 70 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है।
तो यहाँ पर देखिए जितने विकल्प हैं उसमें आप जो सबसे सटीक विकल्प है वो है कालीबंगा, यानी यहाँ पर आप डी विकल्प के साथ जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इसको डिस्प्यूटेड बताया जा रहा है क्योंकि लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधियां मिली हैं, कालीबंगा से 1 युगल समाधि बता रहा है, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि, यानी संख्या के आधार पर देखा जाए तब तो सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 3 युगल समाधि मिली है। यदि प्रमाणों के आधार पर देखा जाए तो सी और डी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71, पूछा जा रहा है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये जो सनौली है यहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि सनौली कहाँ पर है, तो सनौली बागपत जिले में है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। याद रखिएगा बागपत जिले के बरौद तहसील में सनौली नामक हड़प्पन स्थल है और यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं और इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं जिसमें प्रमुख रूप से गहने हैं और इनके कुछ स्थानों पर जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। याद रखेंगे सनौली को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 72, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अभी चर्चा हुई थी कि मांडी शब्द आएगा तब ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मांडी है। याद रखिएगा ये जो मांडी है ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक गांव था। यहाँ की खुदाई से क्या क्या मिला है, खुदाई के दौरान यहाँ से प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन भी मिले हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। अगला है प्रश्न संख्या 73, पूछा जा रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आप सभी का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत से कपास की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसकी व्याख्या को देखें तो आप सभी को पता है कि जो कपास के सूत की प्राप्ति है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ठीक है, तो यानी जो कपास के सूत की प्राप्ति है वो कहां से हुई थी, मोहनजोदड़ो से। अगला है प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। ये बात सही है। आपने देखा है कि देवियों की मृण मूर्ति और देवताओं में पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, तो ये यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए आपको मैंने बताया था कि इस सभ्यता से धार्मिक स्रोत देखा जाए तो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरें मिली हैं जिसमें मातृ देवी और पशुपति शिव की है, जो मैंने अभी चर्चा की। यहाँ पर लिंग एवं योनि की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं और पीपल, नीम आदि पेड़ों की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं और नाग और अन्य जीव जंतुओं की भी उपासना के साक्ष्य मिले हैं। यदि चित्रों में बात की जाए तो पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा और गैंडा और घड़ियाल के चित्र भी मिले हैं, जबकि घोड़े के चित्र का अभाव है। क्लियर है। अगर हम घोड़े के अस्थियों की बात करें तो लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से घोड़ों के अस्थियां मिले हैं। ठीक है, अगला देखिए, और घोड़ों के युद्ध में खींचने का साक्ष्य का अभाव है, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। अगला है प्रश्न संख्या 75, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्व में नहीं था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी आपने देखा कि मोहनजोदड़ो से जो सूत की प्राप्ति हुई है कपास के, तो यानी यहाँ पर आपका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 76, प्रश्न संख्या 76 में पूछा जा रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपका सीधा सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपने पूर्व में भी देखा है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहरें मिली हैं। एक बात और याद रखिएगा, बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विस्तृतता दिखाई दी है वो अभूतपूर्व है। ये भी यहाँ की विशेषता है। एक बात और याद रखिएगा कि जो सैंधव काल में मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं वो सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई। ये बात भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जो सर्वाधिक अंकन है मोहरों पर वो किसका है, श्रृंगी बैल का है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और जो मूल प्रश्न में पूछा गया कि वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुई, तो आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक, तो देखिए इसके संदर्भ में एक प्रश्न और आप पढ़ चुके हैं। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आपने गाय भी पढ़ा है।
यानी अब आपको क्या याद रखना है कि पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किनका किनका नहीं है, घोड़ा और गाय, इन दोनों की बात याद रखेंगे। लेकिन घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, ये आपने अभी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोहरों पर अंकन पूछा गया, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, पूछा जा रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। देखिए ये दोनों प्रश्न कितने बेहतरीन सेटअप किए गए ताकि कंफ्यूज किया जा सके। देखिए घोड़ा वहां पर क्यों माना गया था, क्योंकि इस घोड़े का अंकन वहां की मोहरों पर नहीं है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि किस पशु के अवशेष नहीं मिले। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन हुआ है उसमें बाघ और चीतों के तो अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 79, पूछा जा रहा है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति है वो कहां से प्राप्त हुई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कालीबंगा से मृड पट्टिका पर एक दोहरे सिंह वाले देवता के अंकन वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। और एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है यहां से भी सिंह युक्त देवता के चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी आप कालीबंगा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को याद रखेंगे सिंह वाले देवता के संदर्भ में। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो याद रखिएगा जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के तट पर पनपी थी। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा अभी आपने देखा यहां पर कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी पर पनपी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग क्या होता, रेगिस्तान होता। क्लियर है। याद रखिएगा ये जो मिस्र है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि इसके समकालीन सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की है और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक की है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। इसके साथ साथ आप क्रीट सभ्यता को भी याद रखेंगे, क्रीट सभ्यता भी इसके समकालीन है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। देखिए ये प्रश्न आरओ यारो के प्री 2016 में पूछा गया है। जो लोग आरओ यारो की जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चलाई जा रही है उसको जिन्होंने किया है वो इस प्रश्न से परिचित होंगे। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। एजटेक, माया, मुइस्का और इंका ये इन सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ये जो सभ्यताएं दी गई हैं ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। आइए जरा इसके विस्तार को देखें। सबसे पहले बात करेंगे एजटेक सभ्यता की। याद रखिएगा ये जो एजटेक सभ्यता है इसका विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में है। क्लियर है। और याद रखिएगा मेसो अमेरिका के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मध्य मैक्सिको से लेकर वेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक ये क्षेत्र इसमें आते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए, बात करते हैं माया की। यदि माया सभ्यता को अगर आप देखेंगे तो ये मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग के अंतर्गत आता है। अगर आप दक्षिणी मैक्सिको की बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास तक ये क्षेत्र आता है माया सभ्यता का। क्लियर है। याद रखिएगा अगर मैं बात करूं मोइस्का की तो जो मोइस्का सभ्यता है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इंका सभ्यता की तो इसका विस्तार भी दक्षिण अमेरिका में है लेकिन पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिमी भाग में उत्तर में ये क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक ये विस्तृत है। कौन, इंका सभ्यता। क्लियर है। इस प्रकार आपने जो इन चार सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में क्रम देखा वो एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में पूछा जा रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जो सुमेरिया की सभ्यता थी इन लोगों ने प्राचीन विश्व की सबसे पहली लिपि का आविष्कार किया था। और एक बात और याद रखिएगा जो सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि है इसको सामान्यतः सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। यह तथ्य भी आप इसके साथ याद रखेंगे। इस प्रकार सैंधो सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जितने भी पॉसिबल प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा हुई। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।